यह कहानी सन 1815 के फ्रांस को दिखाकर शुरू होती है। यह वह समय था जब गरीब और कमज़ोर लोगों पर अत्याचार किया जाता था। इस समय हम एक जेल भी देखते हैं जहां बहुत सारे कैदी थे। उनमें से एक जिन नामक कैदी था जिसे 19 साल की सज़ा सुनाई गई थी। उसका एकमात्र अपराध यह था कि उसने अपने भूखे भतीजे को खिलाने के लिए रोटी चुराई थी। बस इसी गलती के लिए उसे इतनी बड़ी सज़ा दी गई थी। यहाँ का जेलर जिनसे बहुत नफरत करता था, इसलिए वह हमेशा उससे कठिन काम करवाता था, जो जाहिर तौर पर बहुत कठिन था। वह ऐसा इसलिए करता था ताकि वह जिन के लिए अपनी नफरत को शांत कर सके। लेकिन तभी जेलर उसे एक कागज़ देता है। इसका मतलब जिन को पैरोल पर रिहा कर दिया गया था। अब जेलर उससे कहता है कि पैरोल पर रिहा करने का मतलब यह नहीं है कि हमने तुम्हें पक्का रिहा कर दिया है, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलने आते रहना होगा और लोगों के सामने अपना व्यवहार भी बहुत अच्छा रखना होगा। वह बहुत खुश होता है और बाहर जाकर काम ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता क्योंकि उसके कागज पैरोल के थे। सभी को लगता है कि वह एक अपराधी है। यही कारण है कि उसे रात सड़कों पर और दिन नौकरी की तलाश में बिताना पड़ता है। अब एक दिन एक पादरी उसके पास आया, जिनकी हालत देखकर उसे दया आ गई। वह उसे अपने घर ले आता है और उसे अपने साथ बिठाता है और उसे चांदी के बर्तनों में खाना खिलाता है। अब चांदी के बर्तन देखकर उसके मन में लालच आ गया, इसलिए रात को सबके सो जाने के बाद वह चांदी के बर्तन चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन जल्द ही पादरी के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे तुरंत पादरी के सामने लाया जाता है। वह डर जाता है। पादरी अपने लोगों से कहता है कि मैंने इसे ये चांदी के बर्तन दिए थे, इसलिए इसे छोड़ दिया जाना चाहिए। अब सभी के जाने के बाद वह जिन से कहता है कि तुम बुरे नहीं हो, मैंने तुम्हारे अंदर अच्छाई देखी है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम इन चांदी के बर्तनों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करो, एक अच्छे इंसान बनो और जैसे मैंने आज तुम्हारी मदद की है, तुम भी कल जब भी मौका मिले इसी तरह किसी की मदद करना। अब यह सुनकर जिन बहुत खुश होता है। वह पादरी का शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद वह अपने पैरोल के कागज़ को फाड़ देता है और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए शहर छोड़ देता है। इसके बाद कहानी में 8 साल बीत जाते हैं और हमें फिर से जिन दिखाया जाता है। आज उसकी अपनी फैक्ट्री है। उसकी फैक्ट्री में फेंटिन नाम की एक लड़की काम करती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी और उसकी बेटी उसके चाचा के साथ रहती थी। और आज जब उसके साथ काम करने वाली महिलाओं को पता चला कि उसकी एक अविवाहित बेटी है, तो सभी उसके खिलाफ हो जाती हैं और उसे गालियां देने लगती हैं। उनका शोर सुनकर जिन बाहर आता है। इससे पहले कि वह सभी को शांत करता, उसे वह जेलर दिखाई देता है जिसकी जेल से वह भागा था। पता चलता है कि उसका भी उसी शहर में तबादला हो गया है और अब वह पुलिस प्रमुख है। अब जिन अपने मैनेजर से सबको शांत करने के लिए कहता है और खुद पुलिस प्रमुख से बात करने जाता है। अब जिन का मैनेजर, जिसकी पहले से ही फेंटिन पर बुरी नज़र थी, इस मौके का फ़ायदा उठाता है। वह उसके साथ अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। तभी फेंटिन गुस्से में आकर उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। इससे मैनेजर इतना गुस्सा होता है कि उसे नौकरी से निकाल देता है। जिन इसी बात से बिल्कुल अनजान था। अब जब जिन पुलिस प्रमुख से मिलने आता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह जिन से पहले कहीं मिल चुका है। वह इस बारे में पूछता भी है, लेकिन जिन साफ मना कर देता है। जब वे बात कर रहे थे, बाहर से शोर सुनाई देता है। दोनों बाहर की ओर दौड़ते हैं और पता लगाते हैं कि जिन का एक वर्कर लकड़ी के नीचे आ गया था, जिसे देखकर जिन खुद लकड़ी उठाने लगता है। अब उसके लकड़ी उठाने के अंदाज को देखकर पुलिस चीफ उसे पहचान जाता है कि यह वही आदमी है जो 8 साल पहले पैरोल तोड़कर भाग गया था जब मैं जेलर था। लेकिन फिलहाल उसके पास जिन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अब फेंटिन को दिखाया जाता है जिसे पैसों के लिए अपने बाल बेचने पड़ते हैं, लेकिन ये पैसे उसके लिए काफ़ी नहीं थे, इसलिए उसे वो काम करने पर मजबूर होना पड़ता है जो वो कभी नहीं करना चाहती थी। दरअसल उसे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी के लिए चाचा को पैसे भेजने थे, जिसके कारण उसे ऐसा करना पड़ा। अब ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन फेंटिन की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और एक आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। गुस्से में वो उसका चेहरा नोच लेती है, जिसके कारण पुलिस स्टाफ को बुलाया जाता है। इसके बाद फेंटिन ने बताया कि मैंने उसे तब नुकसान पहुंचाया जब उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस चीफ उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे जेल भेजने की बात करता है। फिर वो कहती है कि अगर मैं जेल चली गई तो मेरी बेटी का क्या होगा, वो अभी बहुत छोटी है। अब जिन ने उसकी सारी बात सुन ली थी। साथ ही वो फेंटिन को पहचानता था कि वो मेरी वर्कर है, इसलिए वो पुलिस चीफ से उसे छोड़ देने के लिए कहता है। और अब जिन उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। तो फेंटिन गुस्से में कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन तुम्हारे होते हुए भी तुम्हारे मैनेजर ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए और मुझे नौकरी से निकाल दिया।
जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी मुझे वो सब करना पड़ा जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। जिन ये सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसे भी बुरा लगा कि मेरी वजह से आज एक लड़की की ये हालत है, वो बहुत घायल है। इसलिए जिन खुद उसे उठाकर अस्पताल ले जाता है। अब पुलिस चीफ जिन के पास आता है, वो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हें पैरोल से भागा हुआ अपराधी समझा था, क्योंकि वो अपराधी पकड़ा गया है। जिन ये सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि मेरी जगह कौन सा निर्दोष पकड़ा गया है और किस बेचारे को सज़ा मिल रही है। उसे ये बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो खुद कोर्ट जाता है और वहाँ कहता है कि मैं ही वो इंसान हूँ जो 8 साल पहले पैरोल तोड़कर भागा था। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। सबको लगता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। इसके बाद जिन उस अस्पताल में जाता है जहां फैंटीन भर्ती थी, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, लेकिन इस वक्त भी उसे अपनी बेटे की चिंता हो रही थी। जिन उससे कहता है कि आप अपनी बेटे की चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा उसका ख्याल रखूँगा। इसके बाद फैंटीन की मौत हो जाती है, जिससे जिन को बहुत दुख होता है। तभी यहाँ पुलिस प्रमुख भी आ जाता है और उससे कहता है कि हाँ, आप सही थे कि आप कैदी हैं, मैंने आपको पहचान लिया है, इसलिए मैं आपको गिरफ्तार करना चाहता हूँ। जिन ने कहा कि अब ये ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ मुझे फैंटीन की बेटी का ख्याल रखना है। एक बार मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ, इसके बाद अपने आप को मैं आपके हवाले कर दूँगा। लेकिन वह जिन की बात सुनने को तैयार नहीं होता, इसलिए दोनों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। लेकिन जिन मौका पाकर वहाँ से भाग निकलता है। अब हमें फैंटीन की बेटी दिखाई जाती है जिसका नाम कोसेट है। उसका चाचा अच्छा इंसान नहीं है, वह कोसेट से सारे काम करवाता है और हमेशा फैंटीन के पैसों का इंतज़ार करता है। फिर जिन यहाँ आता है जो कोसेट को अपने साथ ले जाता है। अब कहानी में 9 साल बीत चुके हैं, जिसके बाद हमें पेरिस का दृश्य दिखाया जाता है। यहाँ लोगों का एक समूह था जो विद्रोही थे और उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था, क्योंकि उन्हें सरकार के सिद्धांत पसंद नहीं थे और इन बेचारे लोगों का ध्यान नहीं रखा जाता था। उनमें से एक लड़का था जो कोसेट को देखता है तो उसे पहली नज़र में प्यार हो जाता है। वह पिछले 9 सालों से जिन के साथ रह रही थी और जिन ने कोसेट का पालन पोषण किया था। अब इस भीड़ में वह छात्र लड़का उसे हर जगह खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोसेट कहीं नहीं मिलती। फिर कोसेट के चाचा और उनका परिवार भी पेरिस आ जाते हैं। उनका चाचा जिन और कोसेट को देख लेता है और वह जिन से कोसेट के नाम पर और पैसे मांगता है, लेकिन जिन मना कर देता है। इतने में ही वहाँ पुलिस प्रमुख भी आ जाता है, जिसे देखकर जिन कोसेट को लेकर यहाँ से भाग जाता है। तभी पुलिस प्रमुख कोसेट के चाचा के पास आए, लेकिन उन्होंने झूठ बोला कि एक आदमी मेरी बेटी को मुझसे चुराकर भाग गया है। यह सुनकर पुलिस प्रमुख ने कहा कि आप चिंता न करें, हम उस आदमी को जल्द ही ढूंढ लेंगे और आपकी बेटी को आपके पास लाएंगे। दूसरी तरफ छात्र अपने विद्रोही दोस्तों के साथ था, जहां एक बच्चा आता है और उन्हें खबर देता है कि जनरल की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर छात्र और सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जनरल वह व्यक्ति थे जो हमेशा गरीबों का साथ देते थे। तभी छात्र की दोस्त उसके पास आई, जिसे उसने कोसेट को खोजने का काम दिया था। वह बताती है कि मैंने उसे ढूंढ लिया है। दरअसल छात्र की यह दोस्त नहीं जानती कि कोसेट उसकी चचेरी बहन है, क्योंकि यह लड़की कोसेट के चाचा की बेटी है। अब वह कोसेट की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ कोसेट ने जिन को अपने दिल की बात बताई। उसने कहा कि मैं भी उस लड़की से प्यार करती हूँ, लेकिन जिन ने उसे समझाया कि इस बारे में इतना मत सोचो बेटा, क्योंकि हमारे पास ये सब करने का समय नहीं है। लेकिन कोसेट उसे बताती है कि वह उसे भूल नहीं सकती। अब छात्र कोसेट से मिलने आया था और यहाँ उसने अपने प्यार का इजहार किया। यह सुनकर कोसेट की चचेरी बहन को बहुत बुरा लगा। वह दुखी होकर रोने लगी, क्योंकि वह हमेशा से इस लड़की को पसंद करती थी। कोसेट ने भी उसे अपने दिल की बात बताई और यहाँ उन दोनों की दोस्ती हो गई। लेकिन तभी उसने जिन की आवाज़ सुनी तो वह उसके घर चली गई। कोसेट के चाचा की बेटी भी उदास होकर उसके घर की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके पिता कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ कोसेट के घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वह उन दोनों को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। उसकी चचेरी बहन अपने पिता को रोकने लग जाती है, जिसके बाद वहाँ पर कुछ शोर हो जाता है और यह शोर जिन भी सुन लेता है। उसे पता लग जाता है कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ रही है, इसलिए वह जल्दी अपना सामान पैक करता है। अब वो यह फैसला करता है कि मैं अपनी बेटी कोसेट के साथ हमेशा के लिए इंग्लैंड चला जाऊंगा। जाने से पहले कोसेट अपनी दोस्त के लिए एक चिट्ठी लिखकर अपने चाचा की बेटी को देती है, ताकि वो उस लड़के तक पहुंचा सके और उसे भी पता चल जाए कि वो
इंग्लैंड जा रही हैं। अब जब जनरल का अंतिम संस्कार होता है, जब उन्हें दफनाने के लिए ले जाया जा रहा होता है, तो वहाँ कई विद्रोही भी खड़े होते हैं। उन्होंने जनरल की मौत के बाद विद्रोह प्रदर्शन शुरू कर दिया, यानी उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, क्योंकि वो यहाँ की सरकार को गिराना चाहते थे। अब सरकार इस विरोध प्रदर्शन को रोकने का काम पुलिस चीफ को देती है, जो विद्रोह प्रदर्शन के बारे में पता लगाकर उनके बड़े विद्रोही नेताओं को पकड़ना चाहता है। इसके बाद वो खुद को विद्रोही का भेष बनाकर उनके साथ शामिल हो जाता है, लेकिन बच्चा उसे पहचान लेता है, इसलिए सभी विद्रोही उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन रात को पुलिस इन विद्रोहियों पर हमला कर देती है और दुर्भाग्य से एक गोली कोसेट के चचेरी बहन को भी लग जाती है, लेकिन मरने से पहले वह पत्र कोसेट के दोस्त को दे देती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और अब कोसेट का दोस्त उस पत्र को पढ़ता है और उसके लिए भी एक पत्र लिखता है, जिसे वह एक बच्चे को देता है और उसे कोसेट को देने के लिए कहता है। लेकिन पत्र जिन को मिल जाता है और जब वह इसे पढ़ता है तो उसे यह भी एहसास होता है कि कोसेट और वह लड़का एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। साथ ही वह उस लड़के को बचाना चाहता है, क्योंकि उसे एहसास है कि शहर की मौजूद स्थिति में उसकी जान कभी भी जा सकती है। इसलिए अगले दिन वह एक पुलिस वाले के वेश में उस जगह जाता है जहां पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे। तभी जिन देखता है कि इन लोगों ने पुलिस चीफ को बंदी बना लिया है, उसके गले में फंदा बांध दिया है, क्योंकि ये विद्रोही उसे मारना चाहते थे। अब जिन उनसे कहता है कि उसे मेरे हवाले कर दो, मैं उसे खुद मार दूंगा। जिसके बाद वो पुलिस अफसर को नीचे उतारता है और कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। वो जानबूझकर दीवार पर गोली चलाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर सभी विद्रोही सोचते हैं कि उसने पुलिस चीफ को मार दिया है। अगले दिन पुलिस इन लोगों पर हमला कर देती है, जिसमें सभी विद्रोही मारे जाते हैं। एक गोली कोसेट के दोस्त को भी लग जाती है, जिससे वो घायल हो जाता है। अब जिन किसी तरह बच जाता है, जो अपनी जान बचाने के लिए एक पाइप के जरिए सीवर में चला जाता है। अगले दिन यहाँ पुलिस प्रमुख सभी विद्रोहियों की लाशें देखते हैं। उस छोटे बच्चे का शव भी मिलता है, जिन्हें उन्होंने कल ही जीवित देखा था, जिससे पुलिस प्रमुख का दिल पूरी तरह टूट जाता है। बच्चे ने हमेशा अच्छा काम किया था और अब पुलिस प्रमुख सम्मान के निशान के रूप में अपना बैच उतार कर बच्चे के शव पर लगा देते हैं। उन्होंने देखा कि कोसेट के दोस्त का शव गायब था और तभी उनकी नज़र सीवर में उस पाइप पर पड़ी जहां से जिन कोसेट के दोस्त को ले गया था। पुलिस प्रमुख को शक होने लगा कि वह इसी पाइप के जरिए भाग निकला होगा। इस बीच जिन और कोसेट का दोस्त सीवर में बेहोश थे। कोसेट के चाचा उनके पास आए और क्योंकि वह बहुत लालची व्यक्ति थे, उन्होंने कोसेट के दोस्त के हाथ से अंगूठी छीन ली। लेकिन तभी जिन की आंखें खुल गई। उन्होंने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा कि उसे यहाँ से निकलने का रास्ता बताओ। यह जगह वास्तव में एक जाल की तरह थी और अब जब वो दोनों वहाँ से निकले तो पुलिस चीफ उनके सामने खड़ा था। अब जिन ने उससे कहा कि कृपया हमें मत रोकें, हमें जाने दीजिए, क्योंकि मेरे लिए इस लड़के की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। तो पुलिस चीफ ने उन्हें नहीं रोका और वो दोनों को यहाँ से जाने देता है, क्योंकि पुलिस चीफ के दिल में कहीं ना कहीं शर्म की भावना थी और वो अपने अपराधों को धोना चाहता था। इसलिए उसने खुद छत से कूदकर अपनी जान दे दी। कुछ दिनों बाद कोसेट के दोस्त को भी होश आया और जब उसे पता चला कि उसके सभी साथी मारे गए तो वो बहुत दुखी हुआ। लेकिन उसे इस बात से राहत थी कि अब कोसेट उसके साथ हैं। लेकिन जिन ने कोसेट के दोस्त को अपनी ज़िंदगी का पूरा सच बताया। उसने ये भी कहा कि मैं कोसेट को इस बारे में कभी नहीं बताऊंगा, वरना वो टूट जाएगी। इसके बाद वो हमेशा के लिए उन दोनों से दूर चला जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके अतीत की वजह से कोसेट और उसके दोस्त की ज़िंदगी प्रभावित हो, उन्हें किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े। इसके बाद कोसेट और उसका दोस्त शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन उससे पहले कोसेट के चाचा और उनकी पत्नी एक बार फिर यहाँ आ जाते हैं। उसके चाचा कोसेट के दोस्त को ब्लैकमेल करने लगते हैं कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम एक बागी थे और तुमने सरकार के खिलाफ विद्रोह भी किया था। वह यह भी बताते हैं कि जिस दिन तुम्हारे सभी बागी दोस्त मारे गए थे, उस दिन जिन ने तुम्हारी जान बचाई थी। दरअसल इससे पहले उसे पता ही नहीं था कि जिन ने उसकी जान बचाई है। वह उस समय बेहोश था और अब यह सुनकर उसे एहसास होता है कि जिन ने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है और मैंने उसे ऐसे ही जाने दिया। इसलिए वह कोसेट के चाचा से जिन का पता पूछते हैं। अब हालांकि वह बताना नहीं चाहते थे, लेकिन जब कोसेट के दोस्त ने उन पर हमला किया तो वह मजबूर होकर जिन का पता बताने पर मजबूर हो जाते हैं और अब वह कोसेट को उस जगह ले जाते हैं।
जहाँ जिन था वह बिल्कुल अकेला था। वह अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। मरने से पहले फैंटीन की आत्मा उसके पास आई और बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी का इतना अच्छा ख्याल रखा। इसी बीच कोसेट और उसका दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जिन मरते मरते कोसेट को एक चिट्ठी देता है और कहता है कि उसके मरने के बाद यह चिट्ठी जरूर पढ़ी जाए। इतना कहकर उसकी भी मौत हो जाती है, जिससे कोसेट और उसका दोस्त पूरी तरह से टूट जाते हैं। मरने के बाद हमें जिन की आत्मा दिखाई जाती है जो फैंटीन के साथ थी। यहाँ उसकी मुलाकात उस पादरी से भी होती है जिसके एक एहसान ने जिन की पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। अगर उसने उसे वह चांदी का बर्तन और वहाँ से भागने का मौका ना दिया होता तो शायद उसकी पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ती हुई बीतती। हालांकि उसकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसने अच्छे कर्म किए जिसके कारण उसके जीवन का उद्देश्य बदल गया। और जैसा कि पादरी ने दूसरों की मदद करने के लिए कहा था, इसलिए उसने इस बात पर बहुत अच्छे से पालन किया। जब भी उसे मौका मिला उसने सबकी मदद की, जिसके कारण उसने खुशी खुशी मौत को गले लगा लिया। और उसने कोसेट को जो पत्थर दिया उसमें जिन के बारे में पूरी सच्चाई थी। इसका मतलब उसे जिन के अतीत के बारे में भी सब कुछ पता चल गया था। इसलिए वह हमेशा अच्छे शब्दों में जिन को याद रखेगी और उसकी आत्मा को भी यह जानकर शांति मिलेगी कि उसने किसी से कुछ नहीं छिपाया। उसने सभी के दिलों में जगह बना ली थी, इसलिए वह मरने के बाद भी इतना खुश था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त होती है।